आपने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण देखा और 6 प्रमुख स्थितियां देखी। उन स्थितियों के हिसाब से प्रतिबिंब बनाने आपने किरण चित्रों के द्वारा देखे। उन्हीं परावर्तन के नियमों का उपयोग करते हुए आज हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को समझेंगे। यहाँ पे 2 स्थितियाँ प्रमुख लेते हैं, एक तो अनंत पे स्थित हो तब, और दूसरा अनंत के अलावा कहीं पर भी स्थित हो। आपने तो अवतल दर्पण में अलग अलग 6 स्थितियाँ देखी। अनंत पे देखी, अनंत और वक्रता के अंदर सी के बीच में देखी, वक्रता के अंदर सी पर वस्तु है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी और मुख्य फोकस एफ के बीच में तब कहाँ बनता है प्रतिबिंब, एफ मुख्य फोकस एफ पर स्थित है अवतल दर्पण में तब प्रतिबिंब अलग स्थिति बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा कुछ नहीं है। 2 ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, एक तो अनंत पे हो तब और दूसरा अनंत के अलावा कहीं पर भी रख दो सदैव एक जैसा ही प्रतिबिंब बनता है। तो इसको ध्यान से समझेंगे। उत्तल दर्पण, ये इधर वाली सतह ऊपरी सतह परावर्तक का कार्य करेगी। 10वीं सतह पर आपने परावर्तक पदार्थ की कोई पालिश कर दी। इसकी वक्रता पृष्ठ इस तरफ आ रही है गोला बनाने के लिए, तो इसका वक्रता केंद्र सी इस तरफ होगा। वक्रता केंद्र सी, मुख्य फोकस एफ और ध्रुव पी। इसकी परावर्तक सतह इस तरफ है तो निश्चित है प्रकाश किरणें इस तरफ से ही आएगी। इसमें 2 स्थितियां प्रमुख रूप से है। पहली स्थिति तो है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। पहली स्थिति कौन सी होगी? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब क्या होगा। देखो आपने पढ़ा है अनंत पर स्थित सभी किरणें समांतर आती है। तो हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर कोई 2 किरण खींच देंगे, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। एक किरण समांतर ये आ रही है उत्तल दर्पण पे, दूसरी किरण समांतर ये आ रही है। ये आपस में भी समांतर है और इस मुख्य अक्ष की जो रेखा है इसके भी क्या हो गए, समांतर होगी। आपने पढ़ा है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण क्या करता है, किरणों को फैलाता है। तो आने वाली समांतर किरणें जब परावर्तित होती है तो देखने वाले को ये लगता है कि ये कहाँ से आ रही है, इस फोकस बिंदु एफ से आ रही है। तो आप क्या करोगे, पहले इस बिंदु एफ को इस लाइन से, डॉटेड लाइन से, कौन सी लाइन से, डॉटेड लाइन से मिला दोगे। इस तरीके से मिलाने के बाद में यहां से यहां तक पहले डॉटेड मिलाओगे, फिर इसी लाइन को जो पीछे से आई है इसी लाइन को अब आगे की ओर बढ़ा दोगे। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो समांतर किरण आ रही है ये यहां से परावर्तित होकर के इस तरफ मुड़ गई और इस देखने वाले को लगेगा कि ये कहां से आ रही है, बिंदु एफ से आ रही है। क्लियर। अब ऊपर वाली किरण भी मुख्य अक्ष के क्या आ रही है, समांतर आ रही है। इसका परावर्तन भी होगा, ये किरण परावर्तित होकर अपसारित होगी, इधर की ओर जाएगी, जिधर देखने वाले को लगेगा कि ये फोकस बिंदु एफ से होकर आ रही है। यही कार्य यहाँ पे करना है। आप ध्यान रखना, डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं मिलाना है। पहले फोकस बिंदु एफ को इस बिंदु से जहाँ पे किरण टच हो रही है दर्पण के वहां तक डॉटेड लाइन से मिलाओगे। और इसको फिर आगे बढ़ा दोगे। हमने ऐसा क्यों किया, हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो अनंत से आने वाली समांतर किरणें हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपसारित हो जाती है और यहाँ से देखने पर आभास होता है कि ये समस्त अपसारित किरणें, जो परावर्तित किरणें हैं, ये परावर्तित किरणें कहाँ से आ रही है, फोकस बिंदु एफ से आ रही है। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो किरणें इधर फैलती है, तो वास्तव में तो इधर कटेगी नहीं, परावर्तित होकर के ये इधर चली गई और ये परावर्तित होकर के इधर चली गई, तो दूरी तो आगे से आगे बढ़ती जा रही है, इधर तो मिली नहीं। तो हमने इन किरणों को क्या किया था,
पीछे की ओर बढ़ाया था। इन किरणों को क्या किया था हमने, पीछे की ओर बढ़ा दिया। इसी प्रकार से इस परावर्तित, बढ़ाते कौन सी किरण को है, इसको मत बढ़ा देना, इसको बढ़ाओगे तो गलत हो जाएगा। कौन सी किरण को बढ़ाते हैं चित्र में, परावर्तित किरण को बढ़ाते हैं। अब इस परावर्तित किरण को आपने को इधर बढ़ाना होता है, हमने इसको पहले ही कर रखा है, तो वास्तव में नहीं मिलती है। परावर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती है। तो जब ऐसा प्रतिबिंब जो पीछे की ओर बढ़ाने पे कटे उसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, सदैव सीधे। और छोटे बड़े का वही तरीका है, वस्तु कहाँ स्थित है और प्रतिबिंब इस ध्रुव से कहाँ बना है, ये आप देख लो। तो देखोगे जब वस्तु अनंत पे स्थित है तो सारी किरणें क्या आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तित हो जाती है। परावर्तित किरणों को आप पीछे की ओर बढ़ाओगे तो बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती है। सारी बिंदु F पे कट रही है, दोनों किरणें कहाँ कट रही है, बिंदु F पर। तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस F पर, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे, पीछे क्यों कहा, क्योंकि हमने परावर्तक सतह तो इस तरफ है, तो दर्पण के पीछे F पर, कहाँ बनेगा, F पर, यानी मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। पीछे बढ़ाने पर मिला है तो ये प्रतिबिंब होंगे आभासी। क्या होंगे, आभासी। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे कि समतल दर्पण में हमें अपना चेहरा दिखाई देता है, हम वास्तव में उसके अंदर थोड़ी होते हैं। दूसरी बात, छोटे बड़े की, इस ध्रुव से ये दूरी तो है देखो कम, और इस ध्रुव से वस्तु है अनंत दूरी पे, तो ये दूरी कम है। तो बहुत ही, देखो दोनों किरणें एकदम बिंदु के रूप में, कोई शेप ऊपर नीचे नहीं बन रही है, एकदम बिंदु के रूप में बन रहा है, तो बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। ये तो थी जब वस्तु अनंत पे स्थित है। इसके अलावा, अनंत के अलावा वस्तु को आप कहीं पर भी रख दो, उत्तल दर्पण में अनंत के अलावा आप वस्तु कहीं पर भी रख दो, समस्त स्थितियों से एक ही प्रकार के चित्र बनेंगे। चित्र कौन से होंगे, परावर्तन के दो नियम हैं, उनका उपयोग करोगे। जैसे आप कोई वस्तु यहां पे रख रहे हो, यहां रख दी, यहां आपने कोई वस्तु रख दी है, पहला नियम वही है। पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के क्या आती है, किरणें समांतर आती है। तो हम कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरण दिखा देंगे, ऊपरी सिरे को एकदम, ये लो जी, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ गई, किरण दर्पण तक ही आएगी। अब जो किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है उत्तल दर्पण में, यहाँ से परावर्तित होकर के इधर जाएगी, इस तरह परावर्तित होगी, और देखने वाले को क्या लगेगा कि ये परावर्तित किरण जो इधर जा रही है वो फोकस बिंदु F से होकर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, फोकस बिंदु F को इससे पहले ही मिला दो, क्योंकि फोकस बिंदु की दिशा में जाएगी। तो फोकस बिंदु से यहाँ से टूटवां लाइन में, यहाँ तक तो टूटवां लाइन में लाओगे, आगे सीधी खींच दोगे। तो देखो ये किरण यहाँ आई और परावर्तित होकर के इस तरफ चली गई। परावर्तन के बाद में दिशा तो ये होगी ना, यानी ये इधर से देखने पर फोकस बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती है। बाकी ये कोई भी नियम है, चाहे ध्रुव पे आपतित होने वाली प्रकाश किरण ये डाल दो, उतने ही डिग्री कोण पे परावर्तित हो जाएगी तो भी सही है। फोकस बिंदु की दिशा में आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, चाहे ये बना लो, चाहे वक्रता के अंदर C की दिशा में आने वाली प्रकाश किरण पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। कोई भी बना लो, हमें किरण यहाँ तक बढ़ानी है, इसलिए हम ज्यादातर क्या लेते हैं, वक्रता के अंदर C की दिशा वाली किरणें ले लेते हैं। तो ऐसी कोई किरण खींचेंगे जिसकी दिशा क्या है, वक्रता के अंदर C की तरफ है। अपन तीनों किरण बना के देखते हैं। पहली स्थिति मान लो आप एक किरण तो ये बना रहे हो, दूसरी किरण बना रहे हो ध्रुव पे आपतित होने वाली, मान लो एक किरण ध्रुव पे आपतित हुई है, तो ये उतने ही डिग्री कोण पे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि किरण एक तो इधर चली गई, दूसरी इधर चली गई, आपस में इधर तो मिलेगी नहीं। तो ये किरण तो आपने इधर बढ़ा रखी है, इस परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ा दो, तो यहां कट गई ना। ये चित्र भी बना सकते हो। इसके अलावा आप कोई और किरण भी ले सकते हो, जैसे कौन सी, ये किरण तो लेनी जरूरी है। मुख्य इसके समांतर आने वाली किरणें परावर्तन बाद फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये किरण तो लेनी जरूरी है। बाकी एक किरण आप कोई भी ले सकते हो, जैसे एक हमने ये ध्रुव वाली कर ली, दूसरी हम फोकस बिंदु की दिशा में आपतित होने वाली प्रकाश किरण देखते हैं।
फोकस बिंदु की कोई दिशा में आपतित हो रही है। देखो इस दिशा में आ रही है, ये किरण है, यहाँ पे फोकस बिंदु की दिशा में आ रही है, ये आपको लगेगा कि ये फोकस बिंदु की दिशा में आ रही है, लेकिन यहाँ तक आते ही क्या हो जाएगी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, क्योंकि फोकस बिंदु की दिशा में आने वाली प्रकाश किरण क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो इधर निकल जाएगी। इस किरण को आप पीछे की ओर बढ़ाओगे, कट गई ना यहाँ पे, तो जहाँ पे कटता है वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तीसरी किरण आप कौन सी ले सकते हो, यानी कोई भी दो किरण ले लीजिए, कहीं पाबंदी नहीं है कि आपको जो बुक में दी गई है वही किरण आपन दिखाई दें, बस एक किरण मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली लेनी जरूरी है। तीसरी किरण आप ये ले सकते हैं कि वक्रता केंद्र सी की दिशा में आने वाली कोई प्रकाश किरण है, वक्रता केंद्र सी की दिशा में आने वाली प्रकाश किरण है, इस दिशा में कोई प्रकाश किरण आपतित हुई तो ये वापस, क्योंकि अभिलंबवत होती है वक्र पृष्ठ के, तो वापस उसी दिशा में लौट जाती है। लेकिन जब हम इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो आप कोई भी किरण ले लीजिए, वस्तु का प्रतिबिंब सदैव एक स्थिति पर बनता है। वस्तु चाहे कहीं पर भी रख लो, कोई भी समांतर किरण के अलावा कोई भी 3 किरणें और ले लो, चित्र हमेशा इसी स्थिति पर प्राप्त होता है। तब वस्तु जब अनंत के अलावा कहीं स्थित हो, अनंत के अलावा कहीं स्थित हो, तो कहीं स्थित हो, कहीं पर भी रख दो, तो वस्तु का प्रतिबिंब P और F के बीच में बनेगा, P व F के बीच, ठीक है। दर्पण के दूसरी तरफ, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे ध्यान देंगे इधर, ये समांतर किरण आई, टकरा के परावर्तित होकर के इधर चली गई, ये किरण आई अपनी मूल दिशा से वापस परावर्तित होकर मूल दिशा में लौट गई, तो इधर किरण ये जा रही है, इधर ये जा रही है, तो इधर तो किरण मिल ही नहीं रही, हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती है। तो ऐसे प्रतिबिंब होते हैं आभासी, आभासी प्रतिबिंब सदैव होते हैं सीधे। तो प्रकृति क्या होगी प्रतिबिंब की, आभासी, सीधा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, देखो साफ दिख रहा है, इनकी दूरियां, ये दर्पण से ध्रुव P से वस्तु की दूरी तो है ज्यादा और ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी है कम, तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, किसी भी बड़े भवन का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है। आपको परीक्षा में आ सकता है, आपने देखा ये वस्तु थी, ये कोई वस्तु है और इस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब इसके अंदर बन रहा है, उसके अंदर दर्पण के अंदर दिखाई दे रहा है। तो आपको परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी भी वस्तु का, देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे 3-4 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न, किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो कौन से दर्पण का प्रयोग करोगे। तो जब कोई भी भवन, बिल्डिंग, पेड़, पूरा का पूरा व्यू लेना होता है तब हमेशा इस उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। जैसे उदाहरण दो, आगरे का किला है, अब आगरे में ही ताजमहल है और आगरे का ही किला है। देखो ये आगरे का किला है, इतना बड़ा किला बहुत होगा, हाँ, ये इसके पास ताजमहल है। अब ताजमहल आप सुनो बना देना तो शाहजहां नाम ही थोड़ी चल है, पर ये मान लो कि ये आगरे का क्या है, ताजमहल। आगरे के ताजमहल में मुमताज की मकबरा है, यानी उसका समाधि मान लो आप अपनी भाषा में समझो, ये मकबरा है। ये पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इसने इसके ऊपरी छत पे एक उत्तल दर्पण लगा दिया और उसने देखा कि पूरा ताजमहल इस उत्तल दर्पण में देखा जा सकता है। समझ आ गई ना बात। अगर विशेष स्थिति पे खड़ा हो, एक एंगल पे खड़े होंगे तो अंदर का मकबरा भी वहां पे दिखाई देता है। ये तो थी ऐतिहासिक बात। इस गुण का उपयोग वर्तमान में कहाँ किया जाता है, तो जो अपने वाहन होते हैं ना, वाहन के जो साइड में दर्पण लगे होते हैं, जैसे आपकी ये मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल है,
यहाँ पे आप देखोगे दो दर्पण होते हैं ना। ये दर्पण लगाए जाते हैं कि यहाँ पे जो आदमी बैठा है इसको पीछे का व्यू पूरा दिखाई दे जाए। इसी प्रकार से कार है, कार के बाहर दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में बाहर की तरफ हो, अंदर में बाहर की तरफ जो होते हैं उत्तल दर्पण ऐसे लगे होते हैं, उधर भी लगे। तो उससे क्या होता है, पीछे का व्यू जो होता है उसको दिखाई दे जाता है। तो ये उत्तल दर्पण के क्यों बनाए जाते हैं? प्रश्न आ जाता है कि वाहनों के पार्श्व दर्पण जो पीछे के व्यू देखने में काम आते हैं वो हमेशा उत्तल दर्पण के क्यों बनाए जाते हैं? पहले तो आपको पूछ सकता है कि इसमें कौन सा दर्पण होता है, तो आपका उत्तर होगा कि इसमें सदैव उत्तल दर्पण होता है। कौन से दर्पण होते हैं उसमें? उत्तल दर्पण। आप देखोगे इन पार्श्व दर्पण पे एक लाइन लिखी होती है, क्या लिखी होती है? ऑब्जेक्ट इज नियरर या क्लोजर देन दे अपीयर। इसका क्या मतलब हुआ? यह चेतावनी देता है, उत्तल दर्पण में आप देखो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, हमने देखा कि प्रतिबिंब क्या बना है? छोटा बनेगा, छोटा बनेगा और पीछे का पूरा व्यू दिखाएगा, पूरा व्यू दिखाएगा। तब देखने वाले का लगे कि पीछे मेरी गाड़ी जो है बहुत आगे और पीछे वाली गाड़ी की डिस्टेंस बहुत ही दूर है, लेकिन वास्तव में उतनी दूर नहीं होते जितनी इसमें दिखाई जाती है। तो उन लोग शुरू में इस बात का पता नहीं था और वो गाड़ी टर्न लेते थे तो पीछे वाली गाड़ी दे बचीड़, समझ गए ना, एक्सीडेंट। अब अध्ययन किया गया इस एक्सीडेंट का कारण क्या है, तो उन्होंने देखा यार, वो कहेगा जो आगे वाली गाड़ी वाला, वो कहेगा मैंने देखा था गाड़ी तो बहुत पीछे थी, और जो पीछे वाला कहेगा कहाँ थी पीछे, तेरे से 5 फीट तो दूर थी, पीछे कहाँ था मैं, तूने अचानक टर्न ले लिया तो मेरी गाड़ी तो घुस खाएगी अंदर चोट। तब उस मिरर्स पे ये लाइन लिखी हुई आने लगी, चेतावनी दी जाती है जो आगे देख रहा है उसको टर्न लेना है और पीछे की चीजें उसको देखनी है, तो वहाँ पे उसको लिखा जाता है कि आपको जितनी दूरी इस दर्पण में दिखाई दे रही है वास्तव में उतना दूर नहीं है, वो आपके पास में ही है, तो टर्न लेने से पहले सावधानी पूर्वक देख लीजिए। लेकिन अपनी बात क्या है, अपना प्रश्न ये है कि वाहनों के पार्श्व या पीछे के जो रियर व्यूज होते हैं, पीछे के जो पश्च दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो पहला उत्तर होगा आपका उत्तल दर्पण। दूसरा प्रश्न आता है, इन पार्श्व दर्पण में हमें उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, समतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं किया गया? तो समतल दर्पण में आपने पढ़ा कि कोई वस्तु जितनी दूर है उतनी दूर दिखाई देगी और जितनी बड़ी वस्तु का आकार है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो यदि यहाँ पे समतल दर्पण दिखा दिया जाता तो एक तो पीछे का पूरा दृश्य नहीं दिखाई देता। आप जैसे मैं यहाँ पे स्कूटर पे बैठा हूँ मेरे पीछे साइड मिरर है, तो मुझे क्या होगा, पीछे का पूरा एरिया दिख रहा है, आदमी चलता हुआ भी दिख रहा है, पीछे से आता हुआ पशु भी दिख रहा है, वाहन भी दिख रहे हैं, चाहे एक वाहन हो चाहे 2 वाहन हो, सारे दिख रहे हैं। उत्तल दर्पण में तो पॉसिबल है क्योंकि वो इमेज को छोटा कर देता है, प्रतिबिंब को छोटा कर दे। लेकिन यदि यहाँ पे समतल दर्पण कह बड़ंदे, कौन उत्तल दर्पण के 200 रुपये खर्च करेगा, कांच करेगा अल्लाह, देखना ही तो है। और मैंने यहाँ पे यदि समतल दर्पण लगा लिया है तो बड़ी चीज है वो बड़ी दिखाई देगी, इसका मतलब पीछे का पूरा एरिया कवर नहीं होगा, उस दर्पण का कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो पीछे का पूरा व्यू, पश्च क्षेत्र का पीछे का पूरा व्यू देखने के लिए यहाँ पे पेड़ भी है, गाय भी है, वाहन भी है, इस पूरा व्यू इस दर्पण में दिखाई दे जाता है। इस कारण से पश्च दर्पण में साइड मिरर्स में जो पार्श्व मिरर्स है जो बाहर लगे होते हैं उनमें हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपके अध्याय संख्या 10 परावर्तन एवं अपवर्तन में 5 अंक के न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो उन आंकिक प्रश्नों को हल करने से पहले आपको
गोलीय दर्पण से यदि प्रश्न आते हैं तो गोलीय दर्पण के लिए जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है उनको सीखना आवश्यक है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है, ध्यान से समझेंगे। जैसे कोई भी दर्पण हम बना रहे हैं, ये दर्पण आपने लिया है, ये उत्तल दर्पण हो गया। एक ही नियम है। पहली बात ये कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी, इसमें प्लस माइनस के दो चिन्ह होते हैं। ये आपको वस्तु किस तरफ है यह बताती है, और दूसरी बात वस्तु का प्रतिबिंब किधर बन रहा है, दूसरी बात यह बताती है। इसमें जो दर्पण आपने लिया है उस दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु माना जाता है। मूल बिंदु का अर्थ है जिसके सापेक्ष पाठ्यांक शून्य हो, वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु। इस पे दो x होती है, एक तो मुख्य x के समांतर जो x है ये x डैश x कहलाती है, दूसरी ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर, अपन इसको मान लेंगे, यानी ऊपर या नीचे की ओर। इस मूल बिंदु P के कोई वस्तु की या प्रतिबिंब की दूरी मापनी होती है तो इस मुख्य x के समांतर मापी जाती है। और वस्तु ऊपर रखी है तो ऊपर की ओर, नीचे रखी है तो नीचे की ओर। इन दो बातों को ध्यान में रखना है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि वस्तु जो है दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। सबसे पहली शर्त ये, एक नंबर बिंदु क्या है, बिंब या वस्तु। बिंब कह दो तो भी एक ही बात है, या वस्तु कह दो तो भी एक ही बात है। हमेशा इस दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, अर्थात जो भी प्रकाश किरणें आएगी वो बाईं ओर से आपतित कराओगे, बाईं ओर से आपतित कराओगे। कोई इधर वस्तु इधर रख रहा है तो वो पूर्णतया गलत है। वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी x डैश रेखा के समांतर मापी जाती है। जब P बिंदु के दाईं ओर की दूरी होती है x रेखा पर, तो ये सारी दूरियां होती है धनात्मक। क्या होती है, धनात्मक। और इस P बिंदु के बाईं ओर की जो दूरियां होती है x डैश पे, वो होती है ऋणात्मक। समझ आ गई ना बात। तो धनात्मक दूरी और ऋणात्मक दूरी कब होगी, जब दर्पण के पीछे है या कह दे कि दाईं ओर है, तब तो कहोगे धनात्मक दूरी। और आपको कह दे कि बाईं ओर है, तब वो दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अब मुझे बताओ, वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है। वस्तु सदैव किस ओर रखी जाती है, बाईं ओर। तो यहाँ पर वस्तु है तो ध्रुव से P की, वस्तु की, इस वस्तु की या बिंब की ध्रुव P से दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी, सदैव ऋणात्मक होगी। कैसी होगी, ऋणात्मक, क्योंकि हम P के बाईं ओर वस्तु रख रहे हैं। तो P से जब ये दूरी मापेंगे, इस तरह मापेंगे, तो ये हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु या बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। मान लो आपने यहाँ वस्तु बनाई है, ये वस्तु की दूरी ध्रुव से मापोगे तो ये कहलाती है ऋणात्मक दूरी। वस्तु की जो दूरी होती है उसको U के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, U के द्वारा। अगर आप प्रतिबिंब दाईं ओर दिखाते हो या इस P बिंदु के दाईं ओर की जो दूरियां मापते हो, सारी सारी क्या होती है, धनात्मक होती है। मान लो कोई वस्तु का प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा है तो उसकी जो P बिंदु से दूरी है वो क्या है, धनात्मक। यदि y डैश x पे लंबवत दूरी ऊपर की ओर मापते हैं तब तो होती है वो धनात्मक, तब तो क्या होती है, धनात्मक। और y डैश पर कोई दूरी नीचे की ओर मापते हो तो ये दूरी होती है ऋणात्मक। समझ आ गई ना बात। ऊंचाई की बात करेंगे, ऊपर की ओर मापोगे, चाहे प्रतिबिंब इधर बन रहा हो, प्रतिबिंब इधर भी बन रहा हो, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी होगा। आभासी होगा तो क्या होगा, सीधा होगा। सीधा होगा मतलब ऊपर की ओर होगा, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या आ जाएगी, धनात्मक
आ जाएगी। ठीक है, ऊपर की ओर मापते हो, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापते हो, ऊपर की ओर की जितनी भी ऊंचाई होती है वो होती है धनात्मक। ऊपर की ओर ऊंचाई क्या होती है? धनात्मक। और y डैश एक्स पर नीचे की ओर जो ऊंचाई आती है, मान लो ऐसे नीचे की ओर है, वो ऊंचाई होती है ऋणात्मक। नीचे की ओर ऊंचाई क्या होती है? ऋणात्मक। अब इससे क्या बात क्लियर हुई? वस्तु को सदैव बाईं ओर रखा जाता है। इसका मतलब ध्रुव P से वस्तु बाईं ओर होती है। तो जब भी कोई ये आपको सवाल में कह दे बिंब की दूरी इतनी है, वस्तु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो बिंब या वस्तु की दूरी आए जिसको u के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका मान सदैव ऋणात्मक होगा, चाहे वो कितने भी सेंटीमीटर हो, वो सदैव क्या होगा? ऋणात्मक होगा। समझ में आई बात? आपको कह दे कि प्रतिबिंब इतनी दूर पर बनता है, आभासी बनता है, आभासी बनता है तो दर्पण के इस तरफ बन रहा है, दर्पण के इस तरह बन रहा है। आभासी होता है तो क्या होता है? सदैव सीधा होता है। तो उस दर्पण की वस्तु की ऊंचाई हो जाएगी h, और दूरी, प्रतिबिंब की दूरी आभासी कहे तो इस तरह बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी को कहते हैं v के द्वारा, तो वो आ जाएगा प्लस। अगर आपको कहते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक का मतलब इस तरह बनेगा, वास्तविक का मतलब क्या होगा? इस तरह बनेगा, तो जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, ये जो प्रतिबिंब की दूरी होगी उसको v के द्वारा तो ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो v क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो माइनस का मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब, प्लस का मतलब होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी सदैव क्या होगा? सीधा होगा, और वास्तविक सदैव क्या होगा? उल्टा होगा। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई कह दो, वस्तु की ऊंचाई सदैव क्या आएगी? प्लस आएगी। वस्तु की ऊंचाई क्या आएगी? सदैव प्लस आएगी। वस्तु की ऊंचाई आएगी सदैव क्या आएगी? प्लस आएगी। ये वाली हाइट h हमेशा क्या आएगी? प्लस आएगी। अब लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई जो बनेगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, अगर आपका प्रतिबिंब आभासी है तो इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, तो आभासी होगा तो सदैव क्या बनेगा? सीधा बनेगा। तो y ऊपर की ओर ये माप रहे हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई l डैश क्या आएगी? प्लस की आएगी। और वास्तविक प्रतिबिंब आपको कहते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, तब आप क्या बनाओगे? प्रतिबिंब इस तरह वास्तविक बनेगा तो क्या होगा? सदैव उल्टा होगा, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे की ओर मापोगे, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई l डैश क्या होगी? ऋणात्मक। तो प्रतिबिंब ऊंचाई धनात्मक कब आएगी? जब प्रतिबिंब क्या हो? आभासी हो। और प्रतिबिंब यदि वास्तविक हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश क्या आएगी? ऋणात्मक आएगी। सवाल में करेंगे तो हमें 3-4 चीजें दी हुई आएगी, कोई एक चीज हमें ज्ञात करनी होती है, तो उसका मान प्लस या माइनस में आता है। मान लो आपको वस्तु की दूरी पूछ ले कि बताओ वस्तु कितनी दूरी पे, आपको प्रतिबिंब दे देगा, फोकस दूरी दे देगा, और आपको कहता है कि बताओ वस्तु आपने कितनी दूरी पर रखी है। वस्तु की दूरी तो आएगी, लेकिन आपको पता है किसी भी प्रकार का दर्पण हो, वस्तु की दूरी सदैव u क्या होती है? ऋणात्मक। तो आपका उत्तर ऋणात्मक आ रहा है, तब तो आपका सवाल सही है, वरना आपका सवाल गलत है। प्रतिबिंब, आपको आंसर में प्रतिबिंब की दूरी पूछी जाती है और प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आती है, तब आप कह सकते हो कि ये प्रतिबिंब आभासी है। तब क्या कह दोगे आप? ये प्रतिबिंब आभासी है और सीधा है। और आवर्धनता ज्ञात हो जाएगी तो आप बता सकते हो कि इससे इतना गुना बड़ा बनेगा और इतना गुना छोटा बनेगा। ये कि आपकी प्रतिबिंब की दूरी माइनस की आ रही है, तो माइनस इस तरफ है, बाईं ओर है माइनस की दूरी, ध्रुव से माइनस की दूरी किस तरफ है? बाईं ओर। आप कह दोगे कि ये प्रतिबिंब क्या है? माइनस की दूरी है, तो ये वास्तविक है और उल्टा है। अब वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई सदैव वस्तु की जो भी माप दिया होगा कि 5 सेंटीमीटर कोई ऊंची वस्तु है, यानी वो क्या होगी? वस्तु की ऊंचाई होगी, वस्तु की हाइट होगी। तो वस्तु की ऊंचाई सदैव इस तरफ होती है। वस्तु सीधी रखेंगे ना, मुख्य उसके ऊपर सीधी रखेंगे तो ऊंचाई क्या आ जाएगी? h हमेशा प्लस की आती है। लेकिन h डैश की 2 स्थितियां होती है, आभासी होता है तो सीधा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा प्लस की आएगी और आभासी कहलाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब है तो वो सदैव उल्टा बनेगा, और उल्टा यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश क्या आएगी? माइनस। तो आपका आंसर प्रतिबिंब की ऊंचाई h आ रही है, माइनस की आ रही है, तो इसका मतलब
वो प्रतिबिंब आपका वास्तविक है। अब एक चीज और देखो, फोकस दूरी। गोलीय दर्पण दो होते हैं, ये वक्रता केंद्र C और ये फोकस बिंदु F और ये होगी फोकस दूरी F। ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है सदैव ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? सदैव ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्यों है ऋणात्मक? मैंने तो नहीं कहा, क्योंकि ये फोकस बिंदु कहाँ है? बाईं ओर है। आपने ध्रुव से जो दूरी मापी वो बाईं ओर मापी, तो इसलिए फोकस दूरी अवतल दर्पण की सदैव क्या होगी? सदैव ऋणात्मक होगी। इसको आपको धनात्मक करना ही नहीं है। मान लो कैसे आएगा, इसका सवाल आ जाएगा कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, प्लस माइनस वहां लिखेगा नहीं, क्योंकि प्लस माइनस तो आपको लगाना है। तो एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो आप कहोगे कि अवतल दर्पण तो इधर होती है परावर्तित सतह और इसका फोकस बिंदु इधर होता है, ये फोकस दूरी बाईं ओर रहेगी, तो आप क्या लिखोगे? F बराबर -30 सेंटीमीटर। ये माइनस का चिन्ह अपने को लगाना है। समझ आ गई? उत्तल, अगर अवतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण होता है और उसकी फोकस दूरी प्लस की होती है कि माइनस की होती? देखिए, ये है उत्तल दर्पण, परावर्तक सतह हमेशा बाईं ओर ही रखनी है। ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार बना दिया। आप देखोगे फोकस बिंदु उत्तल दर्पण का इस तरफ होता है, क्योंकि गोला तो इधर ही है ना, तो गोला इधर है, तो वक्रता केंद्र C यहाँ पे होगा, इस तरफ ही होगा, और फोकस बिंदु F इस तरफ होगा। यहाँ पे ये फोकस दूरी F ये, तो ये क्या आ गई? ध्रुव P के फोकस दूरी आई, वो ध्रुव P के क्या आई? दाईं तरफ आई। दाईं तरफ आई तो फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी से संबंधित कोई भी मान रखोगे हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी, सदैव धनात्मक होगी। अगर जैसे सवाल आ जाए कि एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो आप जब फोकस दूरी F का मान लिखोगे तो प्लस 15 सेंटीमीटर लिखोगे, प्लस का निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का मतलब अवतल दर्पण आता है तो फोकस दूरी ऋणात्मक हुई, क्योंकि वो क्या थी? बाईं ओर थी। उत्तल दर्पण आया तो फोकस दूरी P बिंदु के दाईं ओर है, तो क्या आ गया? धनात्मक आ गया। ये चीज ध्यान रखना। वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, तो कोई सा भी दर्पण हो, कोई सा भी दर्पण हो, वस्तु या बिंब जिसको U के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है सदैव क्या होगा? ऋणात्मक होगा। सदैव उसका मान क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। जैसे आपको कह दे कि कोई अवतल दर्पण है या कोई उत्तल दर्पण है, उससे वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है। वस्तु कितनी दूरी पे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे सवाल में वस्तु की दूरी U बराबर 10 सेंटीमीटर, तो खाली 10 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्तीय चिन्ह का प्रयोग करना जरूरी है। वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, तो ध्रुव से बाईं ओर की जो दूरी होती है सदैव क्या होती है? माइनस होती है, ऋणात्मक होती है। तो सदैव U क्या रखोगे? ऋणात्मक ही रखोगे। अब मान लो आपको कोई सवाल दे दिया और उसमें आपको पूछ लिया कि बताइए प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा? प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा? V पूछ ली। V का मतलब क्या हो गई? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और आपने प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर ली। अब वो उत्तर दो तरीके से आ सकता है, प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आता है। अगर वो V माइनस का आ रहा है, इसका मतलब वो प्रतिबिंब बाईं ओर बन रहा है, बाईं ओर बन रहा है, तो वास्तविक है और उल्टा है। अगर आपका प्रतिबिंब की दूरी प्लस की आती है, तो इसका मतलब वो प्रतिबिंब दाईं ओर बन रहा है, दाईं ओर बन रहा है, तो सदैव क्या होगा? आभासी और सीधा होगा। ये हमें व्याख्या करनी आनी चाहिए कार्तीय परिपाटी के द्वारा। तो ये कुछ कार्तीय परिपाटी थी। अपना अगला टॉपिक है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है पहले देखोगे। किसी भी प्रकार का दर्पण बना लो, चाहे अवतल दर्पण बना लो, चाहे उत्तल दर्पण बना लो। जैसे हमने यहाँ पे अवतल दर्पण बनाया है, इसमें आप देख रहे हो कि ये फोकस बिंदु F है, ये वक्रता केंद्र C है। F और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी F कहलाती है। फोकस दूरी क्या कहलाती है? F। दूसरी, आपने वस्तु जहां पर रखी है,
आपने जहां पर वस्तु रखी है उस वस्तु की ध्रुव से जो दूरी है उसको कहा जाता है u। उसको क्या कहा जाता है? u। ध्यान देंगे, u क्या है? बिंब या वस्तु की ध्रुव से दूरी। और यहां मान लो प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, प्रतिबिंब की ध्रुव से जो दूरी होती है, प्रतिबिंब की ध्रुव से जो दूरी होती है यहां से और प्रतिबिंब की दूरी, ये दूरी ये कहलाती है v। ये क्या कहलाती है? v। तो किसी भी दर्पण, ध्यान देंगे, किसी भी दर्पण के फोकस दूरी में और ध्रुव से वस्तु की दूरी और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी में कोई संबंध होता है, उस संबंध को दर्शाने वाला एक सूत्र होता है जिसको कहते हैं दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र में बात करें, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, एक ही सूत्र आता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। गोलीय दर्पण का दर्पण सूत्र क्या आता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी गोलीय दर्पण में, किसी भी गोलीय दर्पण में v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है? बिंब की दूरी। कहां से? ध्रुव से। v तो क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, जो ये प्रतिबिंब है, और u क्या है? ध्रुव से वस्तु या बिंब की दूरी, और f क्या है? उस दर्पण की फोकस दूरी। इन तीनों के बीच में क्या संबंध होता है कि किसी भी गोलीय दर्पण में उसके प्रतिबिंब व बिंब की दूरी के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया? 1 जैसे 5 है, 5 का व्युत्क्रम क्या हो गया? 1/5। ये व्युत्क्रम कहलाता है। किसी भी राशि को 1 के बट्टा में रखा जाता है तो ये क्या कहलाता है? व्युत्क्रम। तो गोलीय दर्पण में, किसी भी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के व्युत्क्रमों का योग उस दर्पण की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये सूत्र बोल रहा है, परिभाषा रटनी नहीं है। ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या है? बिंब की दूरी। हमने 1 के बट्टा में रख लिया तो ये प्रतिबिंब की दूरी का व्युत्क्रम और ये बिंब की दूरी का व्युत्क्रम, बीच में प्लस का निशान लगा दिया, क्या हो गया? प्रतिबिंब की दूरी का व्युत्क्रम व बिंब की दूरी के व्युत्क्रम का योग उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये दर्पण सूत्र है। तो आपको परिभाषा नहीं लिखनी है, आपको केवल दर्पण सूत्र याद रखना है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब सूत्र से काम नहीं चलेगा। मान लो ये अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी इस तरफ आती है ना, बाईं ओर होती है, तो इसका जो भी मान आएगा वो क्या आएगा? माइनस में आएगा। 1/-15, 1/-14, 1/-10। माइनस चिन्ह लगाना जरूरी है क्योंकि ये अवतल दर्पण का और फोकस दूरी है। ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो होगी क्योंकि वो क्या है? P बिंदु के क्या है? बाईं ओर स्थित है ना। तो अवतल दर्पण की जितनी भी फोकस दूरी है सदैव क्या रखोगे? माइनस में रखोगे क्योंकि ये मूल बिंदु P के बाईं ओर स्थित होती है। वस्तु की जो दूरी होती है उसका मान भी सदैव क्या आता है? माइनस होता है क्योंकि वस्तु को हमेशा P बिंदु के बाईं ओर रखा जाता है। यदि v प्रतिबिंब की दूरी, आप कहते कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो इसको माइनस का कर देना, और आप कहते आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको प्लस का कर देना। इसको माइनस प्लस कैसे करोगे? गोलीय दर्पण में इस तरह प्रतिबिंब बनता है क्योंकि परावर्तक सतह इस तरफ होती है और इस तरफ प्रतिबिंब बनेंगे, वो सारे क्या होंगे? वास्तविक होंगे। और वास्तविक होंगे वो क्या होंगे? बाईं ओर होंगे। बाईं ओर होंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस की दूरी आएगी। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं तो वो दाईं ओर होंगे, इसलिए क्या हो जाएगी? v की दूरी क्या हो जाएगी? प्लस। तो ये प्लस भी हो सकती है, ये माइनस भी हो सकती है। ठीक है, ये दूरी सदैव क्या होगी? माइनस की होगी। ये दूरी सदैव क्या होगी? माइनस की। ये जो फोकस दूरी है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए तो आएगी माइनस और उत्तल दर्पण के लिए आएगी प्लस। ध्यान रखना, ये सूत्र में आपको मान रखना है, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। दर्पण सूत्र ही महत्वपूर्ण है इस सवाल के अंदर।
दर्पण सूत्र तो ये रहता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, लेकिन जब इनका मान रखा जाता है तो इनके आगे प्लस माइनस का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो क्या होगा, ध्यान से फिर से देखेंगे। v तो है प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब यदि वास्तविक है तो इधर बनेगा यानी P बिंदु के बाईं ओर बनेगा, तब तो वास्तविक होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए सदैव दूरी क्या आएगी, माइनस आएगी। आप कहते हैं कि प्रतिबिंब आभासी है, प्रतिबिंब आभासी है, आभासी क्या होगा, दर्पण के पीछे यानी इस P बिंदु के दाईं ओर बनेगा तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो आभासी प्रतिबिंब की दूरी यदि आभासी प्रतिबिंब है तो सदैव प्लस की रखनी है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव माइनस की रखनी है। u का मान प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये सूत्र का प्लस है, ये तो आएगा ही आएगा, सूत्र का प्लस तो आपको लिखना ही है गणना करते समय, लेकिन u सदैव माइनस का आएगा क्योंकि वस्तु को हमेशा इस दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। चाहे आप उत्तल दर्पण ले चाहे आप अवतल दर्पण ले, वस्तु की दूरी आपको सदैव क्या रखनी है, माइनस की रखनी है। समझ आ गई। अब एफोक्स दूरी f का मान अवतल दर्पण में देखोगे तो फोकस बिंदु इस तरफ होता है तो फोकस दूरी आ जाएगी इस तरफ, यानी वो बाईं ओर है तो फोकस दूरी आ जाएगी ऋणात्मक। यदि अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी सदैव माइनस की ही लिखोगे। और उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में इस तरीके का चित्र बनता है, फोकस बिंदु f इधर होता है, वक्रता केंद्र C यहाँ होता है, तो ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, दाईं तरफ होती है। फोकस दूरी की परिभाषा तो आप जानती हो, ध्रुव P से बिंदु फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो इसकी उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु इस तरफ होता है, यानी इस P बिंदु के दाईं ओर होता है, तो दाईं ओर होता है, तो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो सदैव कौन सी रखोगे, प्लस की होगी। इतनी बातें ध्यान में रख लोगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं हो सकता। दर्पण, अब अपना नया टॉपिक है आवर्धनता या आवर्धन का अर्थ होता है बड़ा करना। बड़ा प्लस धनात्मक बड़ा भी हो सकता है और ऋणात्मक बड़ा भी हो सकता है, यानी उसको छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो आवर्धन का हिंदी का अर्थ देखें तो आवर्धन का अर्थ सिर्फ और सिर्फ बड़ा करना होता है, लेकिन इस अपने विज्ञान के अंदर मूल साइज में परिवर्तन हो जाए, चाहे वो छोटी हो जाए या बड़ी हो जाए, तो उसी को हम आवर्धनता कहते हैं। तो किसी भी गोलीय दर्पण में आवर्धनता की परिभाषा क्या बनेगी, किसी भी गोलीय दर्पण, मान लो यहाँ पे समझोगे आप, ये अवतल दर्पण है, इसमें वस्तु तो है आपकी 5 सेंटीमीटर h 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब बना आपका 3 सेंटीमीटर, ये हो गया h डैश। तो किसी भी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब व बिंब के आकार का जो अनुपात होता है उसे आवर्धनता कहते हैं। किस किस का अनुपात, प्रतिबिंब व बिंब के आकार का अनुपात कितनी साइज का बना है उसको क्या बोलेंगे, आवर्धनता बोलेंगे। प्रतिबिंब का आकार बट्टा बिंब का आकार। समझ में आ गई बात। प्रतिबिंब के आकार को तो बोलते हैं h डैश, ये हाइट है, इसको क्या बोल देंगे, h डैश। और बिंब का आकार इसको बोलते हैं h, हाइट है तो h ही, लेकिन ये इसकी बन रही है इसलिए इसको h कह दिया और इसकी h डैश कह दिया। तो आवर्धनता की परिभाषा क्या बनी, किसी भी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब के आकार व बिंब के आकार का अनुपात आवर्धनता कहलाता है। इसे स्मॉल m मैग्निफिकेशन पावर के द्वारा m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिबिंब के आकार को h डैश और बिंब के आकार को h। मान लो आपको कह दे कि कोई वस्तु 6 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु 6 सेंटीमीटर है और उसका प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर का ही बन रहा है, तो उसकी आवर्धनता ज्ञात करो। तो सूत्र हो गया h डैश बटा h। h डैश तो आया है 3 और वस्तु का आकार है 6, 3 बटा 6 यानी 1 बटा 2 कह दो चाहे 0.5। तो इसका मतलब 0.5 का मतलब क्या हुआ, जितनी बड़ी वस्तु है उसका आधा ही चित्र बनेगा, आधी आकार का ही। जैसे वस्तु 6 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब आकार 3 सेंटीमीटर दे। तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं।
आपको कह दे कि बताइए प्रतिबिंब की साइज क्या होगी, तो आप जब गणना करोगे तब आपकी प्रतिबिंब की साइज आएगी। अगर प्रतिबिंब छोटा होगा, बड़ा होगा, बराबर होगा, कैसे होगा? यदि m का मान 1 आता है, m का मान कितना आता है? 1। किसी एक तभी आता है जब बराबर संख्या में बराबर संख्या का भाग दो। किसी भी m का मान 1 आता है यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे 6/6 करेंगे तभी 1 आएगा, 6/6 करेंगे तभी तो 1 आएगा ना। तो यदि आवर्धनता m का मान 1 आता है तब तो मतलब है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। यदि m का मान 1 से कम आता है, इसका मतलब प्रतिबिंब छोटा है। 1 से कम आता है तो प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा होगा। 1 से मान कम आएगा जब बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में दोगे। मान लो यहाँ पे 3 है और इधर 6, तो 3 में आपने 6 का बड़ी संख्या भाग दिया तो 1 से कम आया ना। 1/2 का मतलब क्या है? 1 से कम आया। तो यदि m का मान 1 से कम आता है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, सदैव क्या बनेगा? छोटा। और यदि m का मान 1 से अधिक आता है, m का मान क्या आता है? 1 से अधिक। 1 से अधिक का मतलब क्या हुआ? मान लो आपने वस्तु यहाँ रखी है और उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है 18 सेंटीमीटर का, तो h डैश तो हो गया 18, h डैश तो कितना हो गया? 18, और h हो गया 6, कितना आया? 3 आया। कितना आया? 3 आया। इसका मतलब प्रतिबिंब का साइज बड़ा होगा। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, आपको सवाल के अंदर वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार नहीं देते हैं और उसकी आवर्धनता ज्ञात कर लें। तब उसकी आवर्धनता ज्ञात की जाती है इस मूल बिंदु P से वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v से। मान लो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है v, तो ये तो होगी प्रतिबिंब की दूरी v और ये होगी वस्तु की दूरी u। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि सवाल में आवर्धनता पूछी जाती है और उस सवाल में आपको वस्तु का आकार या प्रतिबिंब का आकार नहीं दिया जाता, बल्कि आपको ये बताया जाता है कि वस्तु तो इतनी सेंटीमीटर की दूरी पे है और प्रतिबिंब इतनी सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो जब ध्रुव से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियों की दी गई हो तब सूत्र ज्ञात करने का तो सूत्र होता है -v/u। क्या हो जाएगा? m मैग्निफिकेशन पावर m बराबर -v/u। v तो है प्रतिबिंब की दूरी और u है बिंब की दूरी। कहाँ से?